Good evening, everyone. Today we are here to understand the effects of few big macro events that are going on. कुछ बड़ी इवेंट्स हो रही हैं आजकल दुनिया में, तो उसके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं टू अंडरस्टैंड कि निफ्टी पे ये सब चीजों का क्या असर हो सकता है। तो मैंने मेरे मैसेज में भी लिखा था वैसे देर आर टू मेजर थिंग्स हैपनिंग। एक तो मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल वगैरह का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा आगे बढ़ रहा हो वैसा लग रहा है, और कभी भी किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। तो एज यू हैव सीन इन पास्ट के कब वॉर जैसी सिचुएशन होती है या ऐसा कुछ भी होता है तो ग्लोबल मार्केट्स गिरते हैं। इंडिया हालांकि इस युद्ध में किसी भी तरफ से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मार्केट्स पे थोड़ा बहुत असर तो ये चीज का जरूर हो सकता है। और दूसरी एक चीज है कि बैंक ऑफ जापान रिसेंटली 17 साल के बाद 0.25% या 17 साल में सिर्फ दूसरी बार ऐसा इंस्टेंस है कि 0.25% ब्याज दर बढ़ाया है। ये 0.25% दे इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? 0.25 छोटी सी अमाउंट है, उससे क्या फर्क पड़ सकता है? फर्क इसलिए पड़ सकता है कि जापानीज इन्वेस्टर्स जो हैं वो दे आर ग्लोबली इन अ ह्यूज नंबर। दुनिया के सारे मार्केट्स में इंक्लूडिंग आवर मार्केट्स जापानीज इन्वेस्टर्स जो हैं काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो हमारे एफआईआई वगैरह हम बोलते हैं उसमें से जापानीज इन्वेस्टर भी काफी होते हैं। अभी आप देखो, अगर उनको अभी तक जो था दे वर गेटिंग मनी टू इन्वेस्ट इन मार्केट एट ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट। Now what will happen is that these guys are getting to pay for the money that they have borrowed. They will have to pay for the money that they have borrowed. So initially knee-jerk reaction ये सब इन्वेस्टर्स का क्या हो सकता है कि भाई अभी अपना जो भी कर्जा लिया है एक बार चुका दो बैंक को, राइट? अभी जीरो पे मिल रहा था, अभी अचानक से कोई बोल रहा है कि नहीं भाई तुझको ब्याज देना पड़ेगा। तो एक बार तो आपका मन करेगा कि भाई एक बार हम ब्याज एक बार चुका देते हैं, जो चुकाना हो बाद में की बाद में देखी जाएगी। और दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि भाई यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट काफी टाइम से बढ़ा रहा है। पहले कुछ बढ़ाया था और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सितंबर से इंटरेस्ट रेट कम होने का साइकिल शुरू होगा। हम जो पॉवेल ने है इस साल में एक बार इंटरेस्ट रेट कम करेंगे ऐसा बोला है, जिसकी वजह से मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट वहां से काफी ऊपर गए थे। अब क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले यूएस फेड की मीटिंग हुई, उन्होंने अभी नहीं बढ़ाया, नहीं कम किया इंटरेस्ट रेट, और सितंबर में कम होगा ऐसा लग रहा है। तो इसलिए अभी उधर क्या हुआ कि मार्केट्स यूएस के भी नीचे जा रहे हैं। तो द 2-3 थिंग्स दैट आर हैपनिंग पैरेलली इज द कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट एंड जो बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज है, और यूएस फेड का पॉज जो कि वो कम करने की उम्मीद थी लेकिन वहां पे पॉज आया। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं। वैसे भी पॉज का तो ऐसा है यूएस फेड का कि दे वेर थिंकिंग के भाई सितंबर में ही आएगा, तो उसका ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं है। यूएस फेड के जो भी डिसीजन है उसका मार्केट पहले से एब्जॉर्ब कर चुकी थी। लेकिन बैंक ऑफ जापान केम एज अ सरप्राइज। अभी देखो, हम लोग बोलते हैं कि यूएस में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं कम होते हैं तो पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट होता है। लेकिन ये सब का आप भी देखो, यूएस फेड से भी बड़ा अगर कोई है मेरी दृष्टि में, वो भी एशियन मार्केट्स के लिए खास करके, तो वो है बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान जब छींकता है तो एशिया को सर्दी हो जाती है। या तो फिर एक्चुअल में कहावत ऐसी है कि व्हेन यूएस फेड स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो उसी पे से मैं बोल रहा हूं कि अगर बैंक ऑफ जापान छींकता है तो एशियन मार्केट्स कैच न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी इवेंट हुई है जिसकी वजह से थोड़ा डाउनसाइड हमको टेम्पररी तौर पे देखने मिल सकता है। तो टेम्पररी तौर पे अगर डाउनसाइड मिल सकता है देखने के लिए, तो अभी निफ्टी जो 24,717 पे है,
तो उसके बाद सपोर्ट कौन से हैं? एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, द निफ्टी सपोर्ट्स आर एट 24407। उससे नीचे अगर जाता है तो 24,000 के करीब, 24,076 कैन बी अ गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी. Below that, there is motherline support. Motherline support is at 23,960. Below that, the support is at 23,283. But 23,283 तक पहुंचने से पहले यहाँ पे एक जो चैनल मिड लाइन है, ये डेली कैंडल पे चार्ट बनाया है मैंने, चैनल मिड लाइन है 23,624, 23,624. So the major cushion, major support zone for Nifty will be between 23,960 एंड 23,600 के करीब करीब. यहाँ जो मिडल चैनल है, अभी हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि ये जब यहाँ आएगा तो एग्जैक्टली यहाँ आएगा या थोड़ा टाइम रुक के फिर यहाँ आएगा. तो अगर यहाँ पे निफ्टी नीचे आ जाता है सीधा तो मिड चैनल सपोर्ट 23,720 है. थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आता है तो 23 जो मिड चैनल सपोर्ट है वो 23,893 या 23,900 के करीब होता है. तो हम ये कहेंगे कि भाई जो मेजर सपोर्ट जोन अभी अपने पास है वो है 23,960 से लेके 23,700 तक. अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है 23,700 के नीचे तो थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि और 600-700 पॉइंट के नीचे 23,823 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है. और अगर वो भी टूट गया देन चैनल बॉटम और जो 200 डेज ईएमए जो है दैट इज अराउंड 22,224, ये एक सपोर्ट जोन बन के आ सकता है. उसके नीचे 21,879 जो है वो फाइनल सपोर्ट रहेगा. अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी. जो बेयर्स होंगे दे कैन ओवर पावर द मार्केट. लेकिन यहां तक फिलहाल निफ्टी जाती हुई मुझे दिख नहीं रही है. वी कैन नेवर से नेवर, मार्केट में क्या कब कैसे होगा ये तो हम बोल नहीं सकते. तो ये सब एजुकेशनल तौर पे मैं बता रहा हूँ. इसको कोई आप ये डेटा लेके, ये इंफॉर्मेशन लेके आप ट्रेड करेंगे तो ये मत कीजिएगा. ये एक सब संभावित तौर पे, इट इज ऑल स्पेक्यूलेशन which we are assuming looking at the chart. This is just for the purpose of education. Purpose of education के लिए और एक चीज आप क्या कर सकते हैं कि ये जो हैप्पी कैंडल्स वे की बुक है हमारी, राइट, ये जो मैंने लिखी है आप सब जानते हैं. तो हैप्पी कैंडल्स वे की बुक आप पढ़िए. इट जिन्होंने पढ़ी है आप गूगल पे रिव्यू भी देख सकते हैं, उनको बहुत फायदा हुआ है. दिस बुक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्स तीन अलग अलग टॉपिक. तीन अलग टॉपिक क्या है कि बिहेवियरल फाइनेंस. किताब के फर्स्ट 4 चैप्टर्स एंड लास्ट 2 चैप्टर्स डील विद बिहेवियरल फाइनेंस. कि मतलब फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करते समय क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर हम पे आता है, क्या हमको बिहेवियर जो बायसेस है हमारे उसको ओवरकम कैसे करना, वो सब समझाया गया है. उसके बाद हमने एम्फोसिस किया है फंडामेंटल एनालिसिस पे कि भाई कोई कंपनी सिलेक्ट कर, एक तो कोई कंपनी सिलेक्ट कैसे करें, और दूसरी चीज कोई कंपनी सिलेक्ट करने के बाद उसको कैसे हम एनालिसिस करें कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं. तो फंडामेंटल एनालिसिस पे उसके बाद के काफी चैप्टर्स हैं. और उसके बाद जब आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके एक सही कंपनी सिलेक्ट कर ली तो फिर उसके बाद उसमें हम एंट्री कब लें, उसके लिए हमने टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लिया. टेक्निकल एनालिसिस का सहारा कैसे ले सकते हैं एंट्री के लिए वो समझा गया है. और उसके बाद ये बुक में समझाया गया है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, कैसे कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसका लेवल क्या हो. ये टेक्निकल एनालिसिस में क्या पॉइंट्स देखे जाए, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या पॉइंट देखे जाए. प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कई बार हम लोग क्या होता है कि भाई स्टॉक तो ले लेते हैं, वो प्रॉफिट में भी आ जाता है, लेकिन सही टाइम पे बेच नहीं पाते, फिर वो नीचे आ जाता है. फिर हमको अफसोस होता है कि अरे ये सब मैंने 2,000 में लिया था, 2,300 गया, फिर मैंने बेचा नहीं, अभी तो ये स्टॉक 1,800 हो गया. तो कब प्रॉफिट बुक करना है. और दूसरी एक बात इसमें ये सिखाई गई है कि देखो निफ्टी जो है वो 15% CAGR के एवरेज से करीब करीब पिछले कितने साल से आगे बढ़ रहा है, राइट.
नाउ व्हेन निफ्टी इज इंक्रीजिंग एट 15% CAGR, तो आप कुछ ऐसे स्टॉक लेके रख देंगे भाई, रिलायंस, HDFC, SBI वगैरह बड़े बड़ी कंपनियों के अच्छे अच्छे स्टॉक अगर आप लेके रख देते हैं, तो आपका ग्रोथ भी 15% CAGR के हिसाब से होगा, राइट? तो फिर उसमें हमको तो लेके भूल जाना है। लेकिन अगर वही ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक आप पकड़ के 15 के बदले 25% ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए ये कि उसमें काफी एग्जांपल्स दिएंगे, उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि भाई वही रिलायंस अगर मैंने 2200-2300 पे खरीदा और उसको 3300 पे तक गया, राइट, अभी वापस 3000 पे आ गया, तो मुझे कुछ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इफ आई गेट सम इंडिकेटर्स व्हिच टेल मी दैट ओके नाउ दिस इज गोइंग बिलो 3200, इट कैन फॉल फर्दर 7 8 10% डाउन। तो मैंने 100 रिलायंस अगर लिए थे 2200 पे, उसमें से मैंने 25 या 50 3300 या 3200 पे बेच दिए हो, और वही 25 या 50 में 3000 या 2900 या 2800 के लेवल पे वापस खरीद लूं, तो वही ब्लू चिप स्टॉक्स में से हम लोग कैसे 15 के बदले 25% CAGR से ग्रो हो सकते हैं, ये भी कुछ किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये भी उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी समझाया गया है। स्टॉप लॉसेस कैसे रखने, कहाँ रखने, रेजिस्टेंस कहाँ कैसे ढूंढना, कहाँ ढूंढना, उसको सपोर्ट कहाँ ढूंढना, कैसे ढूंढना, ट्रेंड कैसे पकड़ना, ट्रेंड ब्रेकआउट कैसे पकड़ना, ये सब चीजें इस बुक में समझाई गई हैं। बुक की कॉस्ट ₹349 है, और 60 या 70 रुपीज आपको, 60 रुपीज ही मेरे ख्याल से डिलीवरी चार्ज है जो अमेजोन पे भरना है। तो 409 रुपये में एक वैल्यूएबल बुक, जो कि एक इन्वेस्टर्स हैंडबुक हो सकती है फॉर इस जर्नी एंड मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, तो उसके लिए आप ये बुक मेरी खरीद सकते हैं। फर्दर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उसके हिसाब से अगर निफ्टी नीचे आता है तो 21879 एक सबसे बड़ा क्रिटिकल लेवल, आप 23,600 को पकड़ के रखो कि इसके नीचे गया तो फिर ये और 1000 या 1500 पॉइंट नीचे जा सकता है, और चैनल बॉटम या 200 डेज ईए में जो फादर लाइन है वहां तक आ सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दिस व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ, बट because Indian market is very strong and we are sort of not involved in any of these conflicts, and Indian growth story in the long run remains very good, very positive, और लिक्विडिटी काफी है अभी भी म्यूचुअल फंड्स और काफी सारे जगहों पे, काफी सारे इन्वेस्टर्स के पास। तो एवरी फॉल इन इंडियन मार्केट इज सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है कि 24,400 से बाउंस हो जाए, या फिर 24,000 से, या फिर मदर लाइन से लेके चैनल मिड, राइट नाउ टू मी इट सीम्स के यहाँ से वापस निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है, या एक छोटी सी डिप कल या परसों लगा के फिर से यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर आप RSI पे नजर करें, तो मैं सिर्फ RSI का जो चार्ट है उसको बड़ा करके आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए RSI ओवरहीटेड जोन में था, यहाँ पे ये 18 जुलाई के दिन इट वाज नियर 80, फिर यहाँ से करेक्ट हुआ और एक ये लेवल आया जहां पे 60 से वो वापस बाउंस हुआ, फिर से ओवरहीट जोन में 73 की तरफ गया, और अभी करेक्ट होकर ये 60 की तरफ आ रहा है। तो एक सपोर्ट जोन जो है RSI के लिए वो यही जोन है, अगर यहां से घूम जाए, जिसकी उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन एक 40 जो RSI है वो एक मेजर सपोर्ट जोन है। ये देखिए करीब करीब कई बार 40 या 37 38, ये जोन से निफ्टी कई बार यहां से बाउंस हो चुका है, अब देखिए पिछले 3 4 महीनों में। तो ये एक जोन है, यहां से निफ्टी के बाउंस करने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट 40 का RSI सपोर्ट टूटता है, तो फिर RSI और नीचे 26 तक जा सकता है, यानी कि करीब करीब ये आप देखिए, जो हम हाइपोथेटिकल अंदाजा लगा सकते हैं, तो यहां से यहां तक आएगा, तब मेरे ख्याल से ये 40 के करीब या 40 के नीचे पहुंच गया होगा 250 डेज EMA में, और फिर यहाँ से अगर घूमता है और ये यहाँ से घूमता है, तो बहुत अच्छा चांस है कि निफ्टी यहाँ से 40 के
RSI से टर्न अराउंड करे। अगर 40 के RSI से टर्न अराउंड नहीं करता है और 20 या बिलो 20 जाता है, तो उसका मतलब है निफ्टी 200 डेज EMA पे सपोर्ट ले सकता है। On the upper side, the resistances for Nifty seem to be at 24,900 और 25,000 के करीब रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से होगा, और 25,037 के ऊपर जो प्रीवियस टॉप था निफ्टी का 25,078, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो नया टॉप, नए हाई की उम्मीद हम तभी लगा सकते हैं जब 25,078 के ऊपर अभी नेक्स्ट टाइम हमको क्लोजिंग मिल जाए। ओके, नाउ डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो हम 2-5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकते हैं। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन राइट नाउ? વિશાલ ભાઈ મલય, नमस्ते मलय भाई। વિશાલ ભાઈ આવી એક એનાલિસિસ નાસ્ડેક ની કરો, કારણ કે નાસ્ડેક માં ઇલેક્શન એટલે યુએસ માં ઇલેક્શન આવે છે તો શું થઈ રહ્યું છે ખબર પડે. Okay, we'll talk in Hindi or English so that the wider audience can understand it. Yeah, so what I'm asking is because US elections are coming, we will like to see how the Nasdaq will behave for next 6 months. This is the Nasdaq on daily candle. I'll turn it to weekly candle to get a long-term view. Okay, so I'll make it a weekly candle. And right now, as you can see, both daily and weekly, both candles, we are moving in a parallel channel. I'll draw a parallel channel over here from this peak to this peak, and with bottom around 11,900. So this is as per my analysis. The next support for Nasdaq will be around the 50 mothers line, that is 17,463. So I see it falling by another 1,000 points, and probably from there it can, very similar situation to Nifty, probably from there it can bounce, or then the mid channel support will be activated at 16,000 levels, and 14,000 level is the 200 days EMA. Right now I don't see it going below 200 days EMA. Sir, those who are not asking questions, please keep your mic on mute. अखिलेश भाई, आप म्यूट कर दो। कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, वरना आप म्यूट ही रखो। सो यहाँ पे 200 days EMA, which is another 15% correction seems to be on card, but हो सकता है कि ये मदर लाइन या यहाँ से टर्न हो जाए। The effect of this can be huge on US market. अभी जो क्राइसिस वगैरह चल रहा है, बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्ट और प्रॉक्सी इन्वॉल्वमेंट, हम पे इतना ज्यादा इफेक्ट होगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है हमारे मार्केट्स पे। Okay, thank you. Anybody else has any other question? Yes, related to US elections. See, my personal opinion, इसमें मैंने किसी का कुछ वो नहीं लिया है कि ट्रम्प इज गुड फॉर द वर्ल्ड and Kamala Harris will be good for India, because Biden, during Biden's time also Democrats, I mean India grew stronger only, and we did not face any major actions or sanctions related to few things which happened. But Trump can be stronger, so he can be not so good for India, but overall Trump can be good for the world. This is my opinion. The World War III scenario which is developing, that can take a back seat. It's just my personal opinion, nothing to do with anyone else. So Kamala Harris will be bad for the market in short. Trump will be good for the market, global markets. Okay. Any more questions? अगर और कोई क्वेश्चन है नहीं है तो वी कैन क्लोज इट ओवर हियर।
ओके, इफ यू गाइस हैव एनी स्टॉक इन माइंड जिसके बारे में कुछ पूछना है, हमारे पास 5 मिनट और हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज वील क्लोज द प्रोग्राम ओवर हियर। Sir, I would like to ask a question. जी सर। सर कौन से सर जैसे आपने बताया कि कल अगर थोड़ा सा भी निफ्टी करेक्ट हो तो हमें कौन से सेक्टर की तरफ अभी आगे, आपको कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं कि हमें जाना चाहिए? ओके, तो सेक्टोरल इंडाइस अगर हम देखते हैं ना, कुछ सेक्टोरल इंडाइसेस हम लोग बहुत जल्दी जल्दी एक नजर कर लेते हैं। मेरे ख्याल हाँ। से जो सबसे अच्छा अभी जिधर मुझे चांसेस लग रहा है वो है फार्मा इंडेक्स। अगर आप देखो तो फार्मा इंडेक्स तो उस दिन भी काफी अच्छा ही गया था। इसको डेली कैंडल पे देखेंगे और ये मदर फादर दोनों लाइन के ऊपर है, और फार्मा इंडेक्स इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग। थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो ये फिर से, क्योंकि मदर और फादर और मिड चैनल के ऊपर है, तो यहीं से ये टर्न अराउंड करके फिर से ऊपर जाएगा। तो फार्मा इंडेक्स लुक्स द बेस्ट सूटेड इंडेक्स फॉर मी टू इन्वेस्ट। इसके अलावा अगर एफएमसीजी हम देखते हैं तो एफएमसीजी इंडेक्स इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ था, मैंने उस दिन बताया था कि ये कप और ये हैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन अगर हो जाता है यहाँ पे और फिर से इसमें एंट्री करने का मौका मिलता है एफएमसीजी में, तो एफएमसीजी इंडेक्स लुक्स अनदर इंडेक्स दैट इज वेरी गुड। तो ये दो इंडेक्स। इसके अलावा मुझे एनर्जी, सॉरी एनर्जी इंडेक्स भी काफी जो ओवरहीटेड जोन में था, तो ये अगर करेक्ट होता है और इसमें अगर कुछ हमको अच्छी एंट्री मिल जाती है मदर लाइन के पास, यहां से देखो ये कई बार पिछले मार्च महीने से, या मार्च भी नहीं, हम देखें तो यहां से अक्टूबर 23 से एनर्जी सेक्टर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 2-3 बार ये मदर लाइन का मम्मी को मिलने आया, एक बार पापा के पास आया, खाली दूर से हाय बोल के चला गया। पता नहीं आपको मदर फादर स्मॉल चाइल्ड स्टोरी पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप हैप्पी कैंडल्स वे बुक पढ़ सकते हैं, जिसमें ये बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो पापा को हाय बोल के वापस ऊपर गया और ये कंटिन्यूअसली मदर लाइन के ऊपर रह रही है एनर्जी इंडेक्स। तो एनर्जी में हम अगर कोई फॉल आए तो मैं कुछ एनर्जी शेयर्स ऐड करना चाहूंगा। ये 3 सबसे अच्छे इंडेक्स लग रहे हैं। और पीएसयू इंडेक्स आप अगर देखें तो पीएसयू इंडेक्स भी एक अच्छा इंडेक्स हो सकता है, जिसको यहां पे नहीं लेकिन और थोड़े लेवल पे, मतलब 10,900 के करीब और 600-700 पॉइंट अगर पीएसयू इंडेक्स नीचे आ जाता है ना, तो मैं इसमें भी एक फिर से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। दीज आर द इंडाइसेस दैट आई, ये जो है इंडेक्स ये मेरे फेवरेट रहेंगे। और फिर चुनिंदा शेयर, ऑटो भी देख सकते हैं हम। ऑटो देखो, ऑटो अगर यहाँ पे है वो भी मदर लाइन के सपोर्ट से ऊपर जाएगा, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक जाइए और स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट देखते हुए आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। ये 4-5 सेक्टर के जो मैंने नाम लिए वो मेरे फेवरेट रहेंगे। बैंक निफ्टी भी आप देखिए, बैंक निफ्टी was gave a positive candle in fact on लास्ट फ्राइडे। तो ये भी उम्मीद है कि अगर मदर लाइन से ऊपर बाउंस हो जाए तो बैंक निफ्टी भी एक गलत स्टॉक नहीं होगा। यहाँ पे अगर एचडीएफसी हमको 1500 1550 या फिर आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा 100-200 नीचे रुपए मिल जाता है, एसबीआई कुछ नीचे मिल जाता है, तो बैंक निफ्टी में भी एंट्री की जा सकती है। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स जो है उसमें भी एंट्री की जा सकती है। I think somebody has written some question view on Zomato. Zomato is थैंक यू वेरी looking, मच सर। my pleasure. But don't invest everything in one go.
कवित जी, कहाँ पे देखो एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपका जो कैपिटल है, समझो आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है कि मार्केट गिरेगा, मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा, तो 25,000 मंडे को कीजिए। ट्यूसडे का जो लो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे ख्याल से, उसके नीचे अगर जाता है ना तो बहुत ज्यादा गिर सकता है निफ्टी। तो एक बार x/4 मतलब 1 लाख आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसको 3-4 पार्ट कर दीजिए कि 25,000, अभी 25,000 और नीचे जाएगा तो 25,000 बाउंस पे। तो इस तरह से investing when the stock bounces, when the index bounces is the right way to go. Okay, don't catch a falling knife, catch a bouncing tennis ball. Zomato, this is our last question. Zomato अगर आप देखें तो it is traveling in this parallel channel. फादर का आशीर्वाद लिया, मदर का आशीर्वाद लिया और फिर यहां से ये ऊपर की तरफ भागा है। चैनल टॉप seems to be around 294, right? Right now it is around 262. So अगर Zomato it has made a good profit, this result was very good. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 253 करोड़ के करीब प्रॉफिट वो लोग ने दिखाया है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन। और यहाँ से जोमेटो अगर 200 या फिर हमको 160 या 150 160 200 के लेवल के बीच में मिल जाता है तो वो बेस्ट बाय होगा। बट डोंट कैच इट व्हेन इट इज फॉलिंग, उसको एक बॉटम बनाने दो, बाउंस करने दो और फिर वहां से ले सकते हो। और अगर x/2 जाना है तो 262 पे अभी आप ले सकते हैं, 262 के क्लोजिंग पे, और यहाँ पे 280 और 300 तक जाने के इसके चांस हैं। Anyone and is any other question? I can take 1 or 2 questions more. But this just educational analysis. ठीक है, ये एनालिसिस देखो, इसमें वॉल्यूम भी काफी जबरदस्त हुआ था आफ्टर इट्स रिजल्ट, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा आया था। ओके, सो दिस इज व्हाट इज Zomato. Zomato is looking bullish, it is looking strong, and the breakout is with huge volumes. The closing above mid channel support is with huge volume, unprecedented volume in fact. इतना वॉल्यूम शायद Zomato में आज से 405 2023 अगस्त के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम आज देखने को मिला है। तो एक साल में सबसे बड़ा वॉल्यूम के साथ Zomato ने ब्रेकआउट दिया है। एनी अदर क्वेश्चंस? एक आध क्वेश्चन है किसी का तो मैं ले सकता हूं। और सर मैं ही पूछ लूं वापस एक। हाँ, कोई बात नहीं। सर जैसे आपने बैंकिंग में मुझे बताया कि एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई आपको अच्छे लगते हैं, वैसे ही जो सेक्टर्स आपने अभी यहाँ पे बताए हैं सर, उनमें आपको जो पसंदीदा आपके फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स कुछ नाम मिल जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। मेरे लिए कॉमन नाम तो वही है, मेरे पोर्टफोलियो के बहुत साल से जो स्टॉक काफी पड़े हैं, जैसे कि टीसीएस, इंफोसिस मेरे फेवरेट आईटी स्टॉक्स हैं। फिर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मेरे फेवरेट बैंकिंग स्टॉक हैं। इसके अलावा पीजीएचएच, पीजीएचएल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर और प्रॉक्टर गैम्बल, पीजीएचएल लिमिटेड, ये दो मेरे अच्छे, प्लस डाबर हो गया। आईटीसी इज माय फेवरेट एफएमसीजी शेयर कह सकते हैं उसको। उसके अलावा एलएनटी हो गया, इंफ्रा स्पेस में रिलायंस हो गया। दीज आर सम ऑफ माय फेवरेट स्टॉक जो कि सबके फेवरेट होंगे, बट आई यूज टेक्निकल ब्रेकआउट्स टू कैच देम और कंपाउंड देम। जैसे कि ये देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टेक्निकल्स क्यों सीखने चाहिए उसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो कि टीसीएस तो नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, राइट? एवरीबडी नोज दैट, बराबर है। ये हाँ। सब लोग जानते हैं कि भाई टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है। किसी ने समझो टीसीएस में 1445 पे एंट्री ली 2014 में, हाँ तो जब तक ये 2018 3 साल तक उसका पैसा ग्रो हुआ क्या? नहीं हुआ।
उसका नेगेटिव रिटर्न्स आए, 3 साल तक नेगेटिव रिटर्न्स आए। हम्म, लेकिन जिसने 1445 को जून 1 2018 में खरीदा, उसका पैसा डबल होने में कितना टाइम लगा? उसका 2-3 साल में पैसा डबल हो गया। जिसने यहाँ पे 2800 पे खरीदा, राइट, जून 21 को, उसका करीब करीब पैसा वापस डबल हो गया, हाँ, या 30-40% के 70-60-70% गेन कर गया विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। हम्म, तो इसलिए आपको रेजिस्टेंस, उसका सपोर्ट, ये अगर पता हो कि भाई यहां से ये ब्रेकआउट हो गया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, मैं यहां पे एंटर हूं, तो टीसीएस तो 15-16% पे ग्रो होने वाला है। लेकिन आप टीसीएस में अगर वही टीसीएस में 25-30% से ग्रो हो जाएंगे, तो 1400 से अगर आपने टीसीएस में 1400 को 2800 किया, तो आपने बहुत एक्सीलेंट काम किया। लेकिन अगर आपने 1000 का 2800 किया, तो आप जीनियस हैं, राइट। और तीसरी चीज है कि भाई 1400 पे ही, लेकिन करेक्ट टाइम पे एंट्री किया और 2800 किया, तो भी आप जीनियस। तो अच्छे स्टॉक को पिकअप करना जो है, वो हमको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता है। और उसमें एंट्री कब लेना, उसको कंपाउंड करना, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कब करना, या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कब कर लेना, और उसमें री एंट्री कब करना, ये सब चीजें हमको टेक्निकल एनालिसिस सिखा सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस इज अ वे विच हेल्प्स यू बीट द निफ्टी। Technical analysis helps you grow your portfolio faster after you have used fundamental analysis to select your stock. तो मैं एक टेक्नो फंडा और बिहेवियरल एनालिसिस तीनों को कंबाइन करके चलता हूं, और इसीलिए मेरे जो 25 साल का निचोड़ है, 25 साल के एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है, वो मैंने ये हैप्पी कैंडल्स वे बुक में लिखा है, जो कि चार्ट्स पे काफी अच्छी चल रही थी पहले 3 वीक तक। वो टॉप 20 में थी हॉट न्यू रिलीजेस पे अमेजोन में, इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, और अभी भी काफी अच्छी चल रही है। तो आई होप यू विल टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस बुक। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जब बुक का टीएसपी है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, डे टू डे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, मदर फादर और स्मॉल चाइल्ड जैसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। तो आपके लिए स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस समझना, फंडामेंटल एनालिसिस समझना, बिहेवियरल एनालिसिस समझना, बिहेवियरल फाइनेंस समझना, मैंने बहुत इजी कर दिया है यूजिंग वेरी, वो जो कई लोग क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े, बहुत भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये दिखाने के लिए भी मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, मैं बहुत अच्छा, देखो मेरा शशि थरूर जैसा इंग्लिश है। तो वो मैंने बिल्कुल करने की कोशिश नहीं की है, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में सबको समझ आए, और सब पढ़ने के बाद पैसा कमा सकें, और सब वेल्थ क्रिएट कर सकें, ये ध्यान में रखते हुए ये बुक लिखी है। तो आई होप कि आप लोग इसका मैक्सिमम फायदा लेंगे, और 2 मिनट। मेरी बुक ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। Okay, so we'll end our program over here. I hope that you like this short and sweet analysis of Nifty, and Yes, sir, we liked it. what our book is all about. और Yes. कवित जी आप भी ले सकते हैं ये बुक, और हाँ आपने अगर सर, बुक बिल्कुल। खरीदी है तो प्लीज आप रिव्यू अमेजोन की साइट पे डालना। जो रिव्यू होता है उससे हम क्रैक कर सकते हैं काफी सारी चीजें, एल्गोरिदम्स क्रैक कर सकते हैं। हाँ, और जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगी टू परचेज द बुक फ्रॉम अमेजोन इन किंडल वर्जन एज वेल एज पेपर बैक। थैंक यू ऑल। बहुत थैंक शॉर्ट यू सर, नोटिस, थैंक यू पांच वेरी मिनट मच के सर। नोटिस पे आप लोग सब आ गए, तो उसके लिए मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूंगा।
ओके, सी यू गाइस लेटर। थोड़ा आज मैं बिजी हो गया था कुछ और कामों में, वरना मैं दोपहर को लिंक भेजता और प्रॉपर आपको बताता कब है, लेकिन कुछ कामों में बिजी था, उसकी वजह से आई टुक अ लिटिल टाइम। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट वीक अहेड। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है निफ्टी, बट इन द लॉन्ग टर्म एवरीथिंग लुक्स गुड। करेक्शन कंसोलिडेशन जो है वो अच्छी चीज है टू टेक द मार्केट फॉरवर्ड। Thank you very थैंक यू much सर। and see you later in some other video. थैंक यू सर।